जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से हम मैथ का जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको कवर कर रहे हैं पूरा। मतलब ओवरऑल मैथ में जो भी आपको फार्मूला जरूरी होना चाहिए, जानना चाहिए आपको, सारा इसमें हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हम डिराइव्ड नहीं करेंगे, ओनली पढ़ेंगे, ठीक ना। अगर आपको पूरा डिराइव्ड फॉर्म सही से समझना है कि ये फार्मूला कहाँ से आया है, कैसे ये बन जाएगा, कैसे याद रह जाएगा, तो उसके लिए जो मैथ वाला चैनल है वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं बस पढ़ देता हूँ ताकि आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर पाओ। एग्जाम देने से पहले एक बार देख लोगे तो एग्जाम में थोड़ा ठीक ठाक रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, या इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, दोनों एक ही हुआ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक और होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी। अब ये क्यों लिख दिया गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, प्लस फोर ए बी यहाँ लिख दिया गया। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। मतलब ओवरऑल फार्मूला ये यही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें क्या कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। देखो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं मार्क कर देता हूँ। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर काफी इंपॉर्टेंट है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी काफी इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी होगा। और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में यहाँ पे माइनस कर देगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ प्लस, दोनों ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ए प्लस बी का होल क्यू, ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। इसको याद रखोगे ये आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू तो यहाँ दिया ही गया है। थ्री ए बी को अगर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री ए स्क्वायर भी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ये यहीं पे लिखा गया है। तो इस फॉर्मूला को तेजी से याद कर लो। ए प्लस बी का होल क्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। मेरे साथ याद करो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। अब ए माइनस बी क्यू का, ए माइनस बी का होल क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। 9 नंबर और 11 नंबर याद करो। ए प्लस बी का होल क्यू क्या बोले थे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। इसमें सारा प्लस था, इसमें सारा माइनस, मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। याद कर लो, यही सब में गलती करते हैं बच्चे। ओके, अब यहाँ पे देखो ए क्यू प्लस बी क्यू दिया गया, मतलब ये जो यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू हम कर रहे थे ना, इस सारे टर्म को इस साइड लेके आ जाओगे तो यही निकल जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू वाले में ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये इसी से कोरिलेट है। आगे 16 नंबर में ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सब फार्मूला आप इसको जो सॉल्व करोगे ना, ए क्यू प्लस बी क्यू, अगर ये लिखोगे ए क्यू प्लस बी क्यू ये वाला, तो आपका डायरेक्ट ए प्लस बी निकल के आ जाएगा। सेम वैसा ही ये भी है, तो ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ये थोड़ा याद कर लेना। ए प्लस बी प्लस सी जो होता है ये बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी के। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो दिया गया है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, थ्री ए बी सी हो जाएगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, थ्री ए बी सी। इसे डिराइव करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ए पे पावर एम मल्टीप्लाई ए पे पावर एन दिया गया है तो ए पे पावर एम प्लस एन होगा। मतलब मल्टीप्लाई में अगर होगा, यानी दो पे पावर चार गुने दो पे पावर पाँच है, तो आप लिखोगे दो पर पावर चार प्लस दो पे पावर पाँच, ऐसे करके। ओके, ये अगर डिवाइड में रहेगा, यानी दो पे पावर चार डिवाइड दो पे पावर पाँच रहेगा, तो आपको करना पड़ेगा चार माइनस पाँच। क्लियर? अगर दोनों पावर में है तो मल्टीप्लाई करना है, जैसे दो पे पावर चार गुने दो लिख दिया, मतलब दो पे पावर चार गुने दो करना पड़ेगा आपको। ये सब क्लियर है ना? ए बी पे पावर एन है, मतलब अगर दो गुने चार पर पावर पाँच है, मतलब ये दो पे पावर भी पाँच है और चार पे भी पावर पाँच है। क्लियर? अब इसको थोड़ा इरेज करते हैं। आगे यहाँ दिया गया है कि अगर दो पे पावर तीन है और पावर अगर मान लो पाँच है, तो दो पे पावर पाँच और तीन पे पावर पाँच होगा। याद रखना दोनों संख्या अलग अलग है,
दोनों अगर सेम हो जाएगा तो डायरेक्ट कट करके 0 कर देना, सॉरी 1 कर दोगे, 1 कर दोगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है 1। अब जैसे 2 पे पावर 3 है तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं ना। 2 पे पावर अगर n कर देंगे तो 2 को क्या करेंगे, n बार मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे 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 n कर देंगे। क्लियर? इसका मतलब ये है कि कभी 10 देगा कभी 11 देगा तो आप ऐसे कर लोगे। अब पावर अगर माइनस में होगा, जैसे 2 पे पावर -2 लिखा है तो ये क्या होता है, ऐसा लिखते हैं ना, यानी 1/2², मतलब डिवीजन के फॉर्म में आ जाता है अगर माइनस होगा तो। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 पे पावर अगर 4/2 लिखा है, इसका मतलब समझो, इसको हम क्या लिखते हैं, 2 4 × 1/2, इसको ऐसे लिखो। यानी अगर कहीं √2 लिखा है तो हम क्या लिखते हैं, 2 पे पावर 1/2 ये लिखते हैं ना, और अगर 2² इसको हम क्या लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। तो ये जो अगर पावर नीचे में आ गया ना, नीचे वाला पार्ट जो होता है ना, ये इस फॉर्म में आता है। अगर कहीं पावर ऐसे लिखा है, इसका मतलब है ये यहाँ पे 3 है, ये वाला यहाँ पे है और यहाँ पे 2 है, समझ रहे हो? तो ये इसका मतलब ये होता है। अगर a पे पावर 1/n तो यहाँ से मैंने यही समझा दिया कि अगर इस फॉर्म में रहेगा तो ये रूट के पावर ऊपर आ जाएगा। यूनियन इंटरसेक्शन, हालांकि अब ये प्रश्न चांस से नहीं आता है, लेकिन ये हुआ केवल वाला और ये हुआ इंटरसेक्शन वाला, मतलब केवल केवल को जोड़ देना है, इंटरसेक्शन वाले को माइनस कर देना है। यूनियन मतलब दोनों में होता है, इंटरसेक्शन मतलब जो सिर्फ दोनों मिला करके होता है वो। ओके, अगर तीनों यूनियन में दिया गया है तो केवल 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 को जोड़ देना है, फिर जो भी इंटरसेक्शन होगा दो वाले का उसको माइनस कर देना है, और फिर लास्ट में सबका इंटरसेक्शन को जोड़ दोगे। पर याद रखना आंसर जो होगा कभी टोटल जो होता है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अब प्रथम 10 संख्याओं का वर्गमूल, इसे आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। एक का तो एक ही होगा, 2 का 1.414 याद करो, 2 का 1.414, 3 का याद होगा 1.732, 3 का 1.732, 4 का 2 याद ही होगा, 5 का 2.236, 5 का क्या होता है 2.236, 5 का 2.236, और 6 का क्या होता है 2.449, 2.449 6 का होता है, 6 का 2.449, 7 का होता है 2.64, 7 का 2.64, 8 का 2.82, 2.82, 9 का 3 याद ही होगा, 10 का क्या हो जाएगा 3.16, 3.16। कभी गलती से भी इस फिराक में नहीं रहना कि 6 का है ना तो 3 × 2 कर देंगे, तो फिर वही लेनी का देनी पड़ जाएगा, मतलब मुश्किल हो जाएगा, इसलिए से याद कर लो। 10 में से तो 4 आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, 1 का याद ही नहीं करना है, ये 4 का याद ही नहीं करना, 9 का याद ही नहीं करना है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लो, √2 का 1.414, √3 का 1.732, 5 का 2.236, 6 का 2.449, √7 का 2.64, 8 का 2.828 और 10 का 3.162। अब यहाँ पे मेनली स्क्वायर दिया गया है, ऐसे याद कर लो कि 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 225, 16 256, 17 का स्क्वायर 289। एक बार आगे और दिया गया है तो वहाँ भी हम पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। 11 का 300, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 784, 29 841, 30 का 900, 31 का 961, 32 का 1024, 33 का 289, 34 का 1156, 35 का 1225, 36 का 1296, 37 का 1369, 38 का 1444, 39 का 1521, 40 का 1600, 41 का 1681, 42 का 1764, 43 का 1849, 44 का 1936 और 45 का 2025। देखो इसका कुछ कुछ ट्रिक भी होता है, ठीक ना, लेकिन ट्रिक के लिए आपको बेसिक कम से कम 25 तक याद करना पड़ेगा। ओके, तो 25 तक पहले आप लोग याद कर लो, फिर हम एक अलग वीडियो का 10 के हालांकि बाद ही बना पाएंगे हम, तो उसके लिए एक ट्रिक बना देंगे ताकि आप लोग आसानी से उसको निकाल भी पाओगे। लास्ट में 5 वाले का तो आसानी होता है, जैसे 4 45 का है ना, तो 5 का स्क्वायर करो 25, और 4 से आगे क्या होता है 5 होता है, 4 5 20। जैसे 65 का निकालने बोल रहे हैं तो 5 का क्या होता है 25 25, और 7 से 6 से आगे क्या होगा 7, तो 7 से 42, मतलब ये हो जाएगा 65 का। तो ऐसे निकल जाता है ये लास्ट में 5 वाला। तो ऐसे कुछ कुछ लॉजिक है, बता देंगे, बन जाएगा वो सब। आगे 46 का भी दिया गया 2116, 47 का 2209, 48 का 2304,
49 का 2401, 50 का 2500। अभी एक चीज़ और समझ लो, जैसे एक का क्या होता है, एक, दो का 4, 3 का 9। डिफरेंस देख रहे हो, इसमें 3 का, इसमें 5 का, अगला में डिफरेंस क्या होगा, 7 का होगा, उसके आगे 9 का होगा, मतलब 9 में 7 जोड़ोगे क्या होगा, 16, 16 में 9 जोड़ोगे 25। तो अगर आप मतलब सही में मैथ में घुसोगे ना तो आपको हर जगह ट्रिक ही मिलेगा। जैसे अगर मान लो हमको पता है 40 का पता है, 41 का मान लो हमको नहीं पता है, 40 का क्या होता है, 16 होता है ना, तो क्या करो, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 80 और 1 जोड़ दो उसमें, 81, यानी 1600 में 81 अगर आप जोड़ देते हो तो 1681 क्या हो जाएगा, 41 का हो जाएगा। मतलब ढेर सारा ट्रिक है, अगर बस आपको आना चाहिए। अभी बोलोगे कि सर ये तो उतना ही बड़ा टॉपिक हो जाएगा, मतलब 41 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हम निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे जो हम बताएं ना विषम संख्या जोड़ने का मतलब क्या है, तो ये संख्या, और जैसे मान लो को 2 का नहीं पता है तो 1 और 2 का हमको, 1 का पता है 2 का नहीं पता है, तो इस दोनों को जोड़ना है आपको। 3 हुआ, 1 में 3 जोड़ दिए, मतलब अगर मैंने कहा 40 का पता है 41 का नहीं पता है तो इस दोनों को जोड़ो, यानी क्या हो गया, 81 हो गया, 16 से इसका पता है तो 16 से 81 डायरेक्ट आंसर आ गया। मतलब इतना लिखना नहीं पड़ता है, मौखिक बताने के लिए लिखना पड़ गया। अब यहाँ पे घनमूल दिया गया है, तो 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 125, 6 216, 7 300, ऐसे ही याद करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना ऐसे ही याद करो। मुझे याद है 20 तक का ये क्यूब, ठीक ना, और 50 तक का वो स्क्वायर याद था, हालांकि अब थोड़ा भूल रहा हूँ। तो 7 का क्या हो जाएगा, 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 17 28, 13 का 21 97, 14 का 27 44, 15 का 33 75। एक बार फिर से रिपीट कर लो, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 13 31, 12 17 28, 13 की 97, 14 का 27 44, 15 33 75। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 5 1 2 5, जैसे आप मतलब आपका जो लोकल जैसे आप याद किए हो ना वैसे याद करो तो ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पे स्क्वायर मतलब वर्ग दिया गया, अभी पढ़े थे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, तो इसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कॉपी पे एक बार लिख लेना ना, तो ऑटोमेटिक आपको ढेर सारा आइडिया आ जाएगा। इसको हम रिपीट करेंगे एक बार क्यू वाले को। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 17 28, 13 का 21 97, 14 का 23 44, 15 का 33 75। कभी भी घन में जो है ना बहुत सारा संख्या तो आता ही नहीं है, मतलब जैसे कभी 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आता है, शायद 6 नहीं आता है, कभी 6 भी आता है 8 9 9 शायद नहीं आता है कभी कभी, तो नहीं 9 भी 13 में नहीं, 9 नहीं आता, तो ये सब संख्या नहीं ही आता है, बहुत सारा संख्या इसमें नहीं आता है। आप एलिमिनेट कर सकते हो अगर दिया रहेगा तो। अब हमारा नंबर सिस्टम से दिया गया है, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होगा वो क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। जैसे 10 तक का दिया तो 10 प्लस 1/2, ऐसे करके, यानी 5 से काट दो 11 5 55, ऐसे करके निकाल सकते हो। लगातार सम संख्याओं का अगर योग दे दे तो वही मतलब n इंटू एन प्लस 1 ही है, लेकिन यहाँ पे भी 2 लगा दिया गया है, यहाँ पे भी 2 लगा दिया और ऐसे 1 कर दिया है, समझ रहे हो। लगातार विषम संख्या का अगर योग पूछे तो n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, जैसे अगर मैं हमको पूछे 10 तक का तो 10 प्लस 1/2 करके होल स्क्वायर कर देंगे, समझ रहे हो। ऐसे हो गया विषम संख्याओं का योग। दो क्रमागत पदों का अंतर अगर समान हो तो योग क्या होगा, पदों की संख्या फिर पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ये जो होता है, तो अंतिम संख्या फिर अंतिम संख्या में 1 और फिर अंतिम संख्या में 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें 1 ऐड करो और फिर नीचे 6। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, n इंटू एन प्लस 1 फिर 2n प्लस 1 और नीचे 6, ये होता है स्क्वायर का। अगर लगातार घन का पूछ दे तो फिर वही चीज़ n इंटू एन प्लस 1/2 कर लो और इसको पूरा का स्क्वायर कर दो, ये है घन का। प्रथम n तक के सम संख्याओं का योग होगा तो n इंटू एन प्लस 1 कर देना है। प्रथम से n तक के विषम संख्याओं का योग में n स्क्वायर, यानी 1 से लेकर प्रथम से लेकर 25 तक का संख्या का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कर दो 625, ये हो जाएगा। भागफल बराबर भाज्य डिवाइड भाजक होता है, एक फार्मूला याद रखो आपका काम निकल जाएगा। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये अगर याद रहेगा सारा बना पाओगे। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अगर अपूर्ण भाज्य होगा तो भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल डिवाइड भागफल होता है। एलसीएम एचसीएफ में कुछ ही फार्मूला काम करता है, जैसे अगर भिन्न का लसम जैसे 2/4 प्लस 5 कॉमा होगा 5/6 कॉमा 7/8, इसका अगर एलसीएम पूछ दे तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालना, नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लेना। लेकिन अगर इसी का एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम, जो निकालने के लिए कहा गया ना वो ऊपर वाले का वो कर देना है।
लॉसो गुने मौसो बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो पहली संख्या का पूछेगा तो क्या करोगे, लॉसो गुने मौसो बट्टे दूसरी संख्या लिख दोगे, तो ये फॉर्मूला यहाँ तक पूरा आपका निकल जाएगा अगर तीसरा नंबर याद रहेगा तो, यानी लॉसो गुने मौसो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब है अनुपात समानुपात का, यानी x अनुपात y है तो ये क्या हो जाएगा, x बट्टे वाई। x अनुपात z है तो x मतलब जैसे अगर ऐसे लिख दिया, मान लो 2/4 इज टू 5/6 ऐसा कर दे, फिर इज टू 7/9, ये है ABCDEF ऐसा दे दे, और पूछ दे आपको a अनुपात e क्या होगा, तो आपको सीधा करना है 2/4 गुने 5/6 गुने 7/9, इसको अपना सोल्व कर लोगे, जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा, वही दिया गया। ए बी और ऐसा अगर अनुपात में हो तो ए बी बराबर, थोड़ा रुको, आ गया। देखो जैसे अगर मान लो A/B और बराबर C/D दिया गया है, ठीक ना, तो अगर पूछ दे A बराबर क्या होगा तो A बराबर क्या लिखेंगे, B को C से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे D हो जाएगा ना। B निकालना होगा तो B बराबर क्या होगा, ये C नीचे आ जाएगा और D इधर आ जाएगा, मतलब B बराबर क्या हो जाएगा, AD/C। तो ऐसे करके आप इसको आसानी से निकाल सकते हो अगर आप उसको अरेंज करना आता है तो। अब फिर x और y का मध्य अनुपात में क्या होता है, देखो जैसे अगर ABCD किया है ना, तो वैसे ही x y और y z, मतलब तीन संख्या में ऐसा ही होता है, तीन संख्या करेगा तो x y और फिर y z। तो अगर मान लो हमको दिया गया मध्य, यानी ये वाला पार्ट निकालना है y वाला, तो y निकालने के लिए क्या, अगर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो x z हो जाएगा इस साइड और यहाँ y स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर को हटाओगे तो ये रूट में आ जाएगा, यानी y बराबर क्या हो गया, ऐसा फॉर्म, मतलब मध्य समानुपात बराबर क्या हो जाता है, इस दोनों का गुणनफल और नीचे में ये आ जाएगा। ओके, तृतीय मतलब इसका z का निकालने के लिए क्या होगा, तो z का निकालने के लिए x z को तो हमने मल्टीप्लाई किया है और इस साइड क्या निकला है, y स्क्वायर, तो z बराबर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई x, यही है ना, y स्क्वायर बाई x। तो ऐसे करके आप आसानी से निकाल सकते हो। x y का प्रतिलोम तो आसान ही है, प्रतिलोम में ना y पहले लिखना और x बाद में लिख लेना, मतलब y अनुपात x। अगर निकालना होगा तो अपना 1/x इज टू 1/y कर लेना, तब आसानी से निकल जाएगा। एलसीएम निकालोगे x y हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा y y कट जाएगा, संख्याओं का योग कर देना है और फिर जितना संख्या रहेगा उससे डिवाइड दे देंगे, मतलब अगर औसत मान लो 1 से लेकर 10 तक दिया गया है तो जैसे ऐसे करके सबको जोड़ देना है और 4 संख्या 4 से डिवाइड दे देना है। लेकिन अगर संख्या विषम हो ना, लगातार संख्या में, जैसे कि 1 + 2 + 3 कर दिया है, विषम संख्या है, तो बीच वाला यहाँ पर क्या होता है, औसत होता है। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n + 1/2। लगातार अगर n जैसे 10 प्राकृतिक संख्याओं का क्या होगा, तो 10 + 1/2 ऐसे कर देना है। ओके, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, 10 का आधा कर दो 5.5 हो जाएगा। ओके, अब देखो लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का योग, पूर्ण संख्या होगा तो डायरेक्ट n/2 कर लो। लगातार n तक का सम संख्या तो आपको 2 जोड़ना पड़ेगा और 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। लगातार विषम संख्या का पूछते तब भी आपका +1 करके डिवाइड 2 करना है। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का और विषम संख्या का दोनों का सेम ही होता है। लगातार n सम संख्याओं का औसत n+1, लगातार n विषम संख्याओं का वही हो जाता है, n ही हो जाता है। दो क्रमागत पदों या संख्याओं का अंतर समान हो तो औसत क्या होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। दो समान दूरियां दो असमान चाल से तय करें, तो जैसे मान लो मतलब हम यहाँ से दिल्ली जाने टाइम में 40 के स्पीड से गए, आने टाइम में 60 के स्पीड से गए, तो औसत चाल क्या होगा, तो यहाँ पे 2xy यानी 2 × 40 × 60 और फिर 40 + 60 होता है। इसमें ऐसे नहीं करना, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड देना, गलत हो जाएगा। ऐसे करके आपको बनाना है 2xy बटे x + y, ये फॉर्मूला काम करता है। ओके, फिर 3 अगर अलग अलग दूरी से चले तब, तो फिर ऊपर में वही करना है, 3 से तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है और फिर नीचे क्या करना है, पहला गुने दूसरा, फिर दूसरा गुने तीसरा और फिर तीसरा गुने पहला कर देना है। ओके, तो आपका आंसर निकलेगा। काफ़ी ये सब प्रश्न जो है ना, जिसको नहीं आता है ना, वो सर पीट के रह जाए एग्जाम में, गलती करके ही आएगा। अब है आगे प्रतिशत, इसको हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक ना। 3 वीडियो में आ जाएगा आपका ये पूरा, और फिर मास्टर वीडियो वाले पे ना हम इसको पूरा एक ही में डाल देंगे, ताकि एक वीडियो में पूरा वहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो ना, तो जो भी ज़रूरतमंद है जिनको भेजना चाहिए उसको भेज दो, ताकि सब तक पहुँच पाए। यार मेरा वीडियो कोई वायरल नहीं होता, आप लोग हो फिर भी नहीं होता, आप ही लोगों के शेयर करने से होता है, तो वो कर दो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र, और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं कि मैथ का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो आपको मिलने आना चाहिए वो पढ़ रहे हैं। तो इसका आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, जिसमें हमने अलजेब्रा से लेकर जो एवरेज तक का था वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। अभी परसेंटेज और उससे आगे देखते हैं कहाँ तक हो पाता है।
फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अभी हम एक बार ऐसे ही करके मतलब जैसे आपको याद हो जाना चाहिए कर देते हैं, ताकि आपको जिसका याद करने की कैपेसिटी अधिक है वो याद कर पाएंगे। और फिर मैं एक अलग बना दूंगा हर एक एक्सरसाइज का जो इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है वो कैसे आता है, एग्जाम्पल के साथ बता दूंगा, जिससे एक आपका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, ठीक ना। तो जरूर देख लीजिएगा ये सब चीज़। अभी देखते हैं प्रतिशत। देखो जहाँ भी प्रतिशत होना, प्रतिशत इसका मतलब सीधा है कि 1/100 है। ओके, 4% है मतलब 4/100। ओके, अब देखो फार्मूला सब क्या है। यदि साधारण भिन्न x/y को प्रतिशत के रूप में अगर कहना होगा तब हम क्या लिखेंगे, x गुने 100/y प्रतिशत लिखा जाता है। साधारण भिन्न जैसे अगर 4/5 लिखा है, इसको कहे कि प्रतिशत के रूप में लिखो, तो आप क्या करोगे, गुने 100 करोगे, इसको 20 से काटोगे, लिखोगे 80%। अब देखो यहाँ पे 80% लिखने का क्या मतलब हुआ, मैंने क्या कहा कि 4% है, इसका मतलब क्या हुआ कि 400/100। क्लियर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये 4 ही है, अब इसको अगर हमको प्रतिशत के फॉर्म में करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना लिखेंगे 400%। मतलब 4 जो है बराबर है किसके, 400% के, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये कट गया तो क्या हो गया, 4 हो गया। तो आप इसको डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। ये आपको कहाँ हेल्प करेगा, दिया रहेगा कि 2:3 को प्रतिशत के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो आपको कुछ खास नहीं करना है, 2/3 कर देना है, गुने 100 कर देना है। ये फार्मूला आपका वहाँ काम कर जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे है, एक ही प्रकार की दो राशि x और y में से x को y के प्रतिशत के रूप में और y को x के प्रतिशत के रूप में, मतलब कोई संख्या ऐसे दिया गया है कि कोई संख्या मान लो 50 है और दूसरा संख्या मान लो 100 है, तो पूछ रहा है कि 50 का कितना प्रतिशत 100 होगा, और दूसरा क्वेश्चन है कि 100 का कितना परसेंट 50 है। तो जब ये रहेगा कि 50 का कितना प्रतिशत ये है, तो क्या करोगे, 50 गुने 100 बटे नीचे 100 लिखोगे और प्रतिशत यहाँ लगा दोगे, ये वाला फार्मूला। और जब यही पूछ दे कि 100 का कितना परसेंट 50 है, तब फिर ये फार्मूला लगाओगे। क्लियर है ना, पूरा देखना, ठीक ना। और अगर इसमें आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं और 4-5 एग्जाम्पल देके सब कुछ करके, क्योंकि समझो ना एक वीडियो में एक लेसन को कंप्लीट करेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा उत्कृष्ट तरीके से बताएंगे हम। तीसरा यहाँ पे है कि x प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है और प्रतिशत का संकेत यानी प्रतिशत हटा लेते हैं। मैंने ऊपर भी जिक्र किया कि अगर कोई संख्या ऐसे है प्रतिशत में है, प्रतिशत अगर हमको हटाना है तो हम क्या करेंगे, 4/100 लिखेंगे और प्रतिशत को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो हमारा 4/100 क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब चौथा नंबर दिया गया है, x का y प्रतिशत अगर देगा तो x गुने y, और प्रतिशत है तो नीचे में 100 आएगा बटे 100। प्रश्न देखो होता क्या, जैसे अगर आपको मूल्य 400 का 50% पूछ ले, डायरेक्ट 0 करो, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 200 आएगा आंसर, ठीक ना। आपको अधिक लिखना नहीं पड़ता अगर ये सब पूरा कंसेप्ट क्लियर हो तो। अब यदि x का a% की वृद्धि हो जाती है, अब देखो a% का वृद्धि होगा, इसमें आप दो लॉजिक लगा सकते हो। जैसे कोई संख्या 100 है, इसमें 10% का वृद्धि हो रहा है, ठीक ना। तो या तो आप करोगे 100, ध्यान से समझना, 100 प्लस 100 का 10% अकॉर्डिंग टू इसके x प्लस x का 10% हमने ऐसे किया है। यानी तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, ये जो 100 है ना, 100 का जितना यहाँ डिजिट दिया रहेगा उसको इसमें जोड़ दोगे, 110%। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। अगर हम इस फॉर्म में इसको कहें तो लिख सकते हैं x इंटू 100 प्लस a/100, सेम हुआ ये। ओके, लिख सकते हैं। अगर ये माइनस में रहेगा तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। अच्छा, आगे दिया गया है, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। और इस वाले अगर फार्मूला की बात करें तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, x इंटू 100 माइनस a/100। आप दोनों लॉजिक लगा सकते हो। देखो यहाँ पे और भी कुछ ट्रिक है, लेकिन जो यहाँ पे दिया नहीं गया है। अभी हम ओनली फार्मूला की बात कर रहे हैं, ट्रिक नहीं है। जैसे लंबाई में 10% की वृद्धि होगी, वो सब टाइप का, तो जब हम ड्राइव करेंगे ना क्वेश्चन के साथ थोड़ा हम करेंगे, तब आपको और अच्छे से बताया जाएगा। हालांकि मैंने परसेंटेज कंप्लीट कर दिया है तो काफ़ी अच्छे से मैंने बताया है। अब लाभ हानि का है, तो लाभ हानि में मेनली क्या होता है, जैसे एक मोबाइल का 1 मिनट, एक मोबाइल का जो प्राइस होगा वो होगा मान लो 1,000 रुपया है, ओके।
और उसको आपने सेल कर दिया है 800 में। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो, क्रयमूल हमको पता है, विक्रयमूल पता है, सेल मतलब विक्रयमूल। अब यहाँ पे लाभ हो रहा है, लाभ होगा तो क्या होगा, अधिक में से कम को माइनस करेंगे, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, हमेशा माइनस ही होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, क्रयमूल अधिक होगा तो हानि हो जाएगा, विक्रयमूल अधिक होगा तो लाभ हो जाएगा। जैसे यहाँ सेल किया कम में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो ये सारा फॉर्मूला आपका उसी टाइप पे आ जाएगा। ओके, अब लाभ प्रतिशत पे देख लो, 7 में से ये 7वां अच्छा, इसमें एक आसान सा चीज़ ये भी था, अगर मान लो खुद क्रयमूल्य निकालने के लिए, मान लो एक मैंने मोबाइल बेचा 1000 रुपया में और किसी ने कह दिया कि लाभ तो तुमने 200 का कमा लिया, तो क्रयमूल्य कितना रहा होगा। अब आप ही सोचो ना कि 1000 रुपया में हमने बेचा तो हमको 200 का फायदा हो गया, तो कितना में हम खरीदे होंगे, 800 में खरीदे होंगे, क्योंकि माइनस कर देंगे यहाँ पे। ओके, तो ये सा कॉमन सेंस का यूज़ करके बना सकते हो। आगे प्रतिशत लाभ, इसका फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बट्टे क्रयमूल, लाभ गुने 100 बट्टे क्रयमूल। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बट्टे क्रयमूल। याद रखना यहाँ नीचे में विक्रयमूल नहीं है, क्रयमूल है। ओके, विक्रयमूल अगर दिया रहे और क्रयमूल दिया रहे, प्रतिशत लाभ हानि नहीं है, डायरेक्ट कहते विक्रयमूल निकालने के लिए, तो आप अलग फार्मूले पे भी निकाल सकते हो, जैसे कि ऊपर मैंने कहा था। लेकिन यहाँ पे लाभ प्रतिशत में दिया गया होगा, ठीक ना, तो क्रयमूल इज टू 1 प्लस लाभ बट्टे 100, क्रयमूल इज टू 1 प्लस लाभ बट्टे 100। लेकिन अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद होता है ना, तो आप इस सब फार्मूले का भी यूज करके बना सकते हो ये सब क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्रयमूल बराबर विक्रयमूल बट्टे 1 प्लस लाभ बाय 100, क्रयमूल बराबर अगर विक्रयमूल और लाभ दिया हो तो विक्रयमूल बट्टे 1 प्लस लाभ बाय 100। अब विक्रयमूल बराबर माइनस में होगा, हानि होगा तो माइनस में, वही दोनों फार्मूला है। अब है साधारण ब्याज, ब्याज बराबर वही होता है PRT बाय 100, मूलधन गुने समय गुने दर बाय 100। अब समय निकालना होगा तो समय इधर आ जाएगा, दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। जैसे देखो हमने लिखा ऐसे बराबर PRT बाय 100। क्लियर? अब हमको P मान लो निकालना है, तो यहाँ पे कर देते हैं P इस साइड आ जाएगा। ओके, और ये SI से 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब SI को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और P को यहीं छोड़ते हैं P, और RT वाले को इस साइड लेके आ जाते हैं RT। मतलब मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज गुने 100 गुने R/T। अगर T निकालना होगा तो T यहाँ रख दो, P यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे करके आप यहाँ तक इसको आ सकते हो। मिश्रधन क्या होता है, अगर आप किसी अमाउंट में ना ब्याज जोड़ देते हो, मतलब जितना आपका मूलधन मान लो 100 रुपया है और आपने ब्याज कर दिया है 10 रुपया, तो इस दोनों को जोड़ दोगे ना, वो होता है मिश्रधन। ओके, मिश्रधन जो होगा हमेशा ब्याज और मूलधन दोनों से अधिक होगा। क्लियर? देखो जनसंख्या वाले केस में कभी कभी क्या होता है ना कि जनसंख्या घट रहा है, वहाँ पे आपका माइनस हो जाता है, नहीं तो बैंक में हमेशा प्लस ही होगा। मूलधन बराबर पूछ दिया यहाँ पे, तो वही फार्मूला है मिश्रधन गुने, अच्छा इसमें है कि ना कि मिश्रधन दिया गया है, ठीक ना, ब्याज नहीं है, तो मिश्रधन गुने 100 बटे 1 प्लस समय गुने दर। फिर से रिपीट करो, मिश्रधन गुने 100 बटे 100 प्लस समय गुने दर। अगर मान लो ये फार्मूला आपसे नहीं याद हो रहा है तो आप वैसे भी निकाल सकते हो कि जैसे मान लो मूलधन आपको दिया गया है, मिश्रधन दिया गया है, तो आसानी से पहले ब्याज निकाल लो, मिश्रधन में से मूलधन माइनस करोगे, ब्याज निकल जाएगा, ठीक ना। और फिर यानी तो मान लो वो भी नहीं दिया है, मिश्रधन बराबर डायरेक्ट दिया गया है, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, ये भी मैंने लिखा था, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन लिखो प्लस क्या लिखो, ब्याज लिखो, और ब्याज के फार्मूला पे सब कुछ डाल दो। ब्याज के फार्मूले में भी क्या करना, P प्लस P ऐसे कर लेना, फिर RT बाय 100 ऐसे करोगे, फिर यहाँ पे 1 दे के एलसीएम निकाल के बन जाएगा, अगर फार्मूला याद नहीं है तो। आगे मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज, जैसे पता ही है, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। मिश्रधन बराबर मूलधन गुने इस 2 में है 100 प्लस समय गुने दर बटे 100। इसी को सोल्व किया है ना इस वाले पार्ट को, तो आपका ये निकल के आएगा। अब है चक्रवृद्धि ब्याज, फार्मूला सब याद कर लो, थोड़ा इरिटेटिंग लगता है पर याद रहेगा ना तो मैथ में दिक्कत नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इज टू 1 प्लस, ऐसे याद क्यों ना, P इज टू 1 प्लस R/100 पर पावर T। तो अगर पूछेगा मिश्रधन बराबर तब इतना होता है, ठीक ना ये, लेकिन अगर पूछेगा साधारण ब्याज बराबर तो आपको माइनस मूलधन या -1 करना पड़ेगा, बात एक ही है। मिश्रधन बराबर ये होता है P इज टू 1 प्लस R/T बाय 100, मतलब टाइम वहाँ पे। ओके, अब है 2 वर्षों का अगर होगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 वर्ष के साधारण, अच्छा यहाँ पे अलग चीज दिया गया, जैसे मान लो 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो है 100 रुपया। ओके, 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा
तो वो तो आप साधारण ब्याज पे निकाल लोगे। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है 2 वर्ष का, तो साधारण ब्याज तो रहता ही है, पर 1 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज निकला वो भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। क्लियर हुआ? मतलब 100 का भी 10% आप निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इस फॉर्म में ये मतलब ब्याज का भी ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में। अब यहाँ पे छोटा छोटा टॉपिक दिया गया कि अगर अर्धवार्षिक होगा तो समय को हम दोगुना कर देते हैं, टाइम को दोगुना करेंगे और आर को आधा करेंगे। ओके, द्विवार्षिक अर्धवार्षिक में क्योंकि वर्ष आधा हो गया। तिमाही में क्या करेंगे, टाइम को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना, और जो ये होता है ना आर, उसको 4 से डिवाइड देंगे, क्योंकि तिमाही किया 3 महीना किया ना, तो साल में कितना हो गया, 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से नहीं 4 से करना पड़ेगा। जैसे फिर से समझो, 12 महीना होता है ना, तो तिमाही क्या, तो 3-3 करके बांटेंगे तो कितना हो गया, 4 पार्ट में हो गया, तो 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करेंगे। एक चीज़ याद रखना, टाइम से हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और आर को हमेशा डिवाइड देना पड़ता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत कोई धनराशि n वर्षों में m गुना हो जाए तो धन, तो 2n अगर होगा तो वो 2m गुना हो जाएगा, अगर m 2 है तो वो n भी क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। अब आगे आपका मेंसुरेशन में, मतलब हाँ मेंसुरेशन ही है, त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर या √3/4 a स्क्वायर, कई लोग याद किए होंगे। समबाहु त्रिभुज की परिमिति, परिमिति हमेशा भुजाओं का योग होता है, तीनों भुजा को जोड़ दो, जिसमें a बराबर b बराबर c होता है समबाहु त्रिभुज में, और सारा कोण क्या होता है, 60-60-60 होता है। इसको हल करना थोड़ा आसान होता है, कोई भी लाइन नहीं दिया तो ऐसे कर लो, ये हो जाएगा 30 और फिर त्रिकोणमिति का sin 30, इससे पे निकाल सकते हो आप इसको। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई, ये जो है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, √3/4 गुने भुजा, √3/4 गुने भुजा। समद्विबाहु अब है, मतलब जिसका 2 भुजा बराबर होता है वो है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, एग्जाम में दिक्कत कर देगा अगर याद नहीं होगा तो। 1/4 a √4b² माइनस a स्क्वायर, जहाँ पे b जो है वो दोनों सेम है, ठीक ना, और a जो है वो अलग है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 a √4b² माइनस a स्क्वायर। इसका परिमिति क्या हो जाएगा, तो a मतलब दोनों को जोड़ दो, a को b को जोड़ोगे तो a प्लस क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। ओके, या फिर अगर आप इसको a मानोगे तो 2a + b हो जाएगा, जो मानो आप। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष पर डाले गए लंब, यानी इसका लंबाई जो है वो कितना होगा, तो 4, पहले तो ये जो ब्रैकेट में है ना इसको फोकस करो तब याद रहेगा आपका ये फार्मूला भी। तो क्या हो जाएगा, √4b² माइनस a स्क्वायर और फिर नीचे में 2 है, मतलब शीर्ष पर डाला गया लंब जो है इस वाले पार्ट का आधा होता है। 1/4 a √4b² माइनस a क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्र। इसको नहीं भूलिएगा, ठीक है, बार रिपीट कर रहा हूँ मैं इसलिए ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि काफ़ी दिक्कत कर देगा अगर आप इसको याद नहीं करोगे तो। विषमबाहु त्रिभुज तो आसान होता है, हीरो फार्मूला से पढ़े होगे ना, परिमिति तो होगा, तीनों को जोड़ दो, क्षेत्रफल के लिए √s × s - a × s - b × s - c, जहाँ पे s क्या है, परिमिति का आधा होता है, मतलब a + b + c का आधा होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो मतलब हाफ गुने आधार गुने लंब। ओके, समकोण त्रिभुज की परिमिति तीनों को जोड़ दिया गया है। कर्ण निकालने के लिए वही फार्मूला होता है, जैसे ये है तो ये अगर h है, ये p है, b है, तो h बराबर क्या होगा, √p² + b²। ओके, अगर p निकालना होगा तो √h² माइनस b², क्योंकि h यहाँ सबसे बड़ा होता है तो h में से माइनस ही करेंगे। b निकालना होगा तो √h² माइनस b²। क्लियर ये सब? आगे देखो, समकोण त्रिभुज के लंब, अच्छा यही सब दिया गया ये सब। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होता है कर्ण²/4। यहाँ पे समद्विबाहु है, मतलब समकोण तो है पर ये दोनों लाइन जो है ना सेम है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, कर्ण²/4, यानी h² जो होता है /4 कर दो। किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को x गुना करने पर जो परिमिति होता है वो x गुना ही होगा। जैसे किसी त्रिभुज का परिमिति को हमने भुजा को लंबाई को दोगुना कर दिया, आधार को दोगुना कर दिया, तो परिमिति जो होगा दोगुना होगा, लेकिन क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। आयत में भी, वर्ग में भी, सब में होगा। वर्ग मैंने कहा ना, हाँ वर्ग में भी होगा। घन और घनाभ में ना आयतन जो होता है वो 3 गुना हो जाता है और सब कुछ मतलब x³ हो जाता है और सब कुछ स्क्वायर ही होगा। त्रिभुज का अगर आधार x गुना और ये y गुना हो जाए तो xy गुना हो जाएगा। क्लियर? यदि त्रिभुज का आधार पर बने बराबर क्षेत्रफल की त्रिभुज की ऊंचाई भी क्या होती है, बराबर होती है। मतलब अगर ये त्रिभुज ऐसा है, उसके इस पे बना हुआ अगर कोई त्रिभुज इस टाइप का है तो वो क्या होगा, बराबर ही होगा उस दोनों का ऊंचाई।
समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। समबाहु क्योंकि सारा 60 डिग्री का होता है तो 180 से डिवाइड कर दो तो वो क्या होगा, 60 डिग्री ही होगा। समकोण त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री है, दो कोण क्या होता है, 45 होगा। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, अर्थात 2 समकोण होता है। तो यहाँ हम सेशन को एंड करते हैं, क्योंकि देखो इसमें सारा याद ही करने वाला होता है ना, तो एक ही वीडियो में डाल देंगे तो कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल, तो रियलिटी यही है। अब अगले में ना हम आयत और फिर आगे जो थोड़ा ये जो ज्यामिति का भी है ना वो भी कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो शेयर वेयर कर दीजिए। इस चैनल पे व्यू कम आता है, आप लोग नहीं देखते हो, इसलिए मैं इस पर वीडियो नहीं डालता हूँ, ठीक ना। लेकिन मैथ अभी जैसे आप NTPC में देख रहे होगे तो 60 प्रश्न मैथ से ही है, 40 प्रश्न ओनली जीके के हैं। तो आपको समझना होगा किसका इंपॉर्टेंस कितना है। ओके, तो यहाँ हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, मेनली फार्मूला पढ़ रहे हैं। अभी हम ओनली रिवीजन पर्पज से कैसे आपको देखना चाहिए इसके लिए हम फास्ट बना रहे हैं, ठीक ना। एक और वीडियो आएगा जिसमें हम अच्छे से डिराइव करेंगे, तो दोनों देखिएगा, आपको फार्मूला याद रह जाएगा लंबे समय तक। अभी देखो त्रिभुज का यानी जो मेंसुरेशन होता है ना वो यहाँ से शुरू होता है। तो मेंसुरेशन में आपको कुछ बातों पे मेनली ध्यान देना पड़ेगा। क्षेत्रफल क्या होता है पहले समझ लो इस सब चीज़ को। क्षेत्रफल होगा कितना एरिया को ना, कितना क्षेत्र को ना वो कवर कर रहा है, ठीक ना, उसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। उसमें क्या होगा, जितना लंबाई मोटाई चौड़ाई जो भी होगा ना सबको गुना कर दो। ऊंचाई इसमें काउंट नहीं होता। जैसे कि आप किसी जमीन पर खड़े हो तो आपका उसमें हाइट काउंट नहीं होता, कितना एरिया में का पैर रखा गया है ना वो होता है आपका क्षेत्रफल। क्लियर। अगर आयतन की बात होगी तो क्षेत्रफल के साथ उसका हाइट मल्टीप्लाई कर दोगे, बस समझो। अभी आगे दिया गया है, स्किप करोगे तो कंफ्यूजन होता है उससे, ठीक ना। पूरा देखना, क्योंकि त्रिभुज हो आयत हो वर्ग हो सब कुछ में आपको यही फार्मूला काम आएगा, यही चीज़ आएगा। क्षेत्रफल समझ लिए। परिमिति में क्या होता है, जो भी साइड है, चाहे 3 साइड है 4 साइड है 5 साइड है, जो भी साइड है सबको जोड़ दो, वो होता है आपका परिमिति। क्लियर। एक टर्म आता है वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ होता है, सीधा समझो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, उसको ऊपर से कुछ कवर करना है या चारों साइड से हमको कलर करना है, तो कितने पार्ट को कवर करना पड़ेगा या कितने पार्ट को रंगना पड़ेगा, वो उसका होता है वक्रपृष्ठ। क्लियर। और एक होता है टोटल जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो पूछा जाएगा, तो उसके लिए आपको नीचे वाले परत को उसमें ऐड कर दो, वक्रपृष्ठ में नीचे वाले परत को ऐड कर दो, वो निकल जाएगा। अब देखो इतना सब कुछ समझ गए। अब जो मैं सॉल्व करूंगा ना तो क्षेत्र मतलब ये त्रिभुज में तो कम पता चलेगा, लेकिन जब हम वर्ग पढ़ेंगे आयत पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता चलता चलेगा। देखो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की परिमिति यानी 3 गुने भुजा, भुजा को 3 बार जोड़ दिया गया है। क्लियर। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, और तीनों कोण क्या होता है, समान होता है, यानी 60-60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई जो होता है, यानी ये जो आप लंब देख रहे हो इसका लंबाई जो होता है वो होता है √3/4 गुने भुजा। √3/4 को अगर हम भुजा से मल्टीप्लाई कर दे तो आपको ये निकल के आ जाएगा समबाहु त्रिभुज में। अब है समद्विबाहु, मतलब जिसका 2 भुजा तो बराबर है, एक भुजा अलग है, ठीक ना। 2 भुजा बराबर से ये मतलब हो गया कि 2 कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ट्रायंगल में क्या होता है कि इस साइड को डिपेंड करता है ये एंगल, इस साइड को दिखाता है ये एंगल, तो अगर ये साइड और ये साइड दोनों सेम है तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, 1/4 a √4b² - a²। ये फार्मूला आपको याद रहेगा तब आसानी से एग्जाम में बना पाओगे। बना वैसे भी पाओगे लेकिन वहाँ tan थीटा सब करना पड़ जाएगा, एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा। NTPC में इस सेट से ना इस फार्मूला से 3-4 बार प्रश्न आया, तो याद करो 1/4 a √4b² - a², 1/4 a √4b² - a²। अब है समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति, तो सबको ऐड कर देना है, तो a + a + a + a कर देना। अगर b 2 बार है तो 2b हो जाएगा, या 2a बार है तो 2a हो जाएगा। क्लियर। इस पे जो ये लंब का लंबाई है ये √4b² - a², जो यहाँ हमने पढ़ा है 4b² - a², और नीचे में 2 है 4b² - a²/2। अब है विषम बाहु त्रिभुज, यानी कोई भी भुजा इसका समान नहीं है,
तो उसमें हीरो फार्मूला की तरह काम करता है। परिमिति तो वही हो जाएगा, तीनों को जोड़ दिए हैं और फिर जो इसको हीरो फार्मूला कहते थे रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वैसे करके बना दोगे। एक चीज़ और, इस फार्मूले से अगर आपको समकोण त्रिभुज का भी तीनों भुजा दिया गया तो आप निकाल सकते हो, लेकिन उसका आसान फार्मूला होता है तो इस पर काहे बनाओगे, ठीक ना। लेकिन अगर आपका मन है तो बना सकते हो। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 1/2 गुने आधार गुने लंब। समकोण त्रिभुज का परिमिति तीनों को जोड़ देना है। कर्ण बराबर कैसे ये होता है ना, तो कर्ण बराबर क्या होता है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। जैसे इसको अगर हम h माने, इसको p माने, इसको b माने, तो h बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h वाले में प्लस करना है और किसी का होगा तो माइनस करें। इसे p कर क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे और बी स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर देंगे। क्लियर ये सब। अब आगे आते हैं, ये सब फार्मूला वही सब दिया गया है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, देखो समद्विबाहु ये भुजा समान है और ये समकोण त्रिभुज भी है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर ये साइड आपको पता है तो डायरेक्ट कर दोगे कर्ण स्क्वायर बाय 4, कर्ण स्क्वायर बाय 4। लेकिन समकोण त्रिभुज है, ये सब दिया गया तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अब ये फैक्ट जो यहाँ पे लिखा गया है ना, उसका भी में काम करेगा। जैसे अगर त्रिभुज की भुजा को 5 गुनी कर दें तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 5 का स्क्वायर कर दो मतलब 25 गुना हो जाएगा। क्लियर। और जो परिमिति होगा तो वो 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका क्षेत्रफल मतलब ये आयत वर्ग इस समय भी काम आएगा ये सब चीज़, ठीक ना। लेकिन वही अगर हम घन और घनाभ की बात करेंगे तो यहाँ पे पावर 3 हो जाता है, ठीक ना। आगे पढ़ेंगे सब क्लियर हो जाएगा। किसी त्रिभुज के आधार को अगर x गुना कर दे तो वही चीज़ हो जाएगा। अच्छा, अलग अलग चीज़ है, इसमें x गुना है और ऊंचाई में y गुना किया जाए तो फिर आपको xy करना पड़ जाएगा, xy, क्योंकि 2 बार यूज होता है। यहाँ पे एक ही चीज़ था ना, इसलिए 5 को 5 से किए तो 25 हो गया था। क्लियर। अगर अलग अलग होगा कि लंबाई 5 गुना हुआ, चौड़ाई 4 गुना हुआ, तो 5 के 20, ऐसे करके आप बना सकते हो। किसी त्रिभुज के एक ही आधार पर बने और बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुज की ऊंचाई भी क्या होगी, बराबर होगी। मतलब अगर मान लो ये ऐसा है और इसी पे बना अगर सेम त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, तो उसका ऊंचाई और इसका ऊंचाई क्या होगा, बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसको याद रहना चाहिए आपको, कभी कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए इस सब चीज़ में। समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 डिग्री होगा, अगर दोनों कोण समान होगा तो 45 और 45 डिग्री का होगा। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, अर्थात 2 समकोण के बराबर होता है, ना तो उससे कम होगा है ना उससे अधिक हो गया है। अब है आयत यानी रेक्टेंगल। आयत का क्षेत्रफल जैसे ऐसे होता है ना, तो लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयत ये निकल जाएगा। परिमिति के लिए चारों साइड को जोड़ दोगे, परिमिति निकल जाएगा। आयत का विकर्ण, अगर आप ट्रायंगल को सही से पढ़े होगे तो ये एक ट्रायंगल हुआ ना, ये कर्ण हुआ, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या था, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो वही है विकर्ण बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आयत के अंदर अगर चारों तरफ क्षेत्रफल ऐसा ऐसा कुछ है तो देखो, फार्मूला को उतना ध्यान नहीं दो, इस पर देखो। जैसे मान लो एक आयत है, ठीक ना, ये एक आयत है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल निकाल लो 80 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो मैंने बीच से इतना बड़ा रास्ता डाल दिया है, चारों साइड से रास्ता है और इसका एक एक है ये चौड़ा, तो लंबाई भी क्या हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा, एक इधर और एक इधर, 2 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8, और चौड़ाई भी 2 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 48 हो जाएगा। माइनस कर दो, जो आपका निकल के आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 32, इसका एरिया हो गया। क्लियर। और बढ़ा देगा तो उसमें 12 कर दोगे और ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, तो 40 हो जाएगा, 120 में से 80 कर दोगे, तो ये आसान था। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या सब दिया गया। अब दिया गया बाहर से रास्ता हो तब ऐसे निकाल लोगे, बीच से भी रास्ता होगा तब भी आप आसानी से इसको निकाल पाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे क्या सब दिया गया है, इसमें भी दिया गया कि अगर जैसे लंबाई को 4 गुना कर दें और चौड़ाई को भी 4 गुना ही करें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 गुने 4 16 गुना हो जाएगा। लेकिन लंबाई को अगर हम 4 गुना करें और चौड़ाई को 5 गुना कर दें तो 4 गुने 5 20 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करने से थोड़ा आप बच जाते हो। अब है वर्ग, जैसा उसमें किए हो आयत में सेम वर्ग में भी होता है। जैसे क्षेत्रफल है ना, तो एक भुजा ये हुआ, एक भुजा ये हुआ, लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई करना है तो ए दोनों इसमें सेम ही होता है, इसलिए ए स्क्वायर हो जाता है, भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल पूछ रहा है, अगर परिमिति दिया हो तो परिमिति बराबर भुजा निकाल लेना ज़्यादा अच्छा होता है, 4 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि परिमिति बराबर क्या होता है 4 गुने भुजा, क्योंकि चारों भुजा तो बराबर ही होता है ना, भुजा निकाल लेना फिर परिमिति क्षेत्रफल सब कुछ निकाल सकते हो। इसका अगर विकर्ण पूछ दे,
भुजा दिया हो तो √2a होता है। बेसिक चीज समझो, अगर ये सब फॉर्मूला आप याद करोगे ना, ये जो दिया गया है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण स्क्वायर बाय 2, तो फिर याद नहीं रहेगा, दिक्कत में फंस जाओगे। इससे अच्छा है कि आपको ये विकर्ण दिया रहेगा, ऐसे रहेगा 5√2 है तो क्षेत्रफल निकाले, तो आप इसे भुजा निकाल लेना। 5√2 है ना, तो √2a हमने याद किया है, √2 कट जाएगा, a बराबर 5 हुआ, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर 25 हो जाएगा। तो ऐसे करके बनाओगे ना तो कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। अब है परिमिति। अब जब सब फार्मूला आप लोग याद करना शुरू कर देते हो ना, वहां से कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। तो ये फालतू फार्मूला ये सब होता है, इसको याद नहीं करो। वर्ग की परिमिति 4 गुने भुजा, क्लियर है ये। वर्ग का परिमिति के साथ डायरेक्ट क्षेत्रफल, कोई तुक ही नहीं है सबका। 4 गुने √अंडर क्षेत्रफल दिया गया है, लेकिन आप क्या करना, जैसे कि परिमिति आपसे पूछ रहा है ना, तो क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल मान लो 221 है, ओके, 221 नहीं 121 कर लो, 121, तो भुजा क्या निकल जाएगा 11। अब परिमिति है तो 11 गुने 4 कितना हो जाएगा 44, आसानी से निकल जाता है, इसलिए फॉर्मूला याद नहीं करो ये सब। वर्ग का जो परिमिति होगा तो इसके लिए भुजा याद करो, √2a जो होता है ना, वर्ग का विकर्ण बराबर √2a, उससे आपका काम निकल जाएगा। वर्ग का विकर्ण यही √2 भुजा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद करो, क्षेत्रफल याद करो, परिमिति याद करो, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा वर्ग का। अब आगे इसमें लंबाई चौड़ाई को 4 गुना 5 गुना करेगा तो वही हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक ना। और एक चीज़ खास इसमें, जो रास्ते के अंदर लंबाई चौड़ाई की बात होती है ना, सेम आयत जैसा ही है, ओके। देखो दिक्कत हो रहा है तो एक हम ड्राइव्ड तरीका जो होता है ना, मतलब पूरी तरह से फार्मूला कैसे आया, क्षेत्रफल बना बना के अच्छे से बताएंगे और 1-2 एग्जाम्पल के साथ, तो वो एक वीडियो में एक ही लेसन कंप्लीट करेंगे, तो वो अलग से हम बनाएंगे, उसमें आप पूरा विस्तार से कहोगे, पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ करेंगे तो फिर जो रिवीजन पर्पज से देख रहे हैं ना उनको दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पे घन है क्यूब, तो क्यूब का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब, मतलब इसमें मैंने क्या कहा था, लंबाई और चौड़ाई तो मल्टीप्लाई होगा ही, साथ में ऊंचाई भी हो जाएगा, और क्यूब में सब कुछ समान होता है तो सब कुछ क्या होगा, ए है तो ए क्यूब हो जाएगा, क्लियर, यानी भुजा क्यूब हो जाएगा। आयतन भी ए क्यूब, घन का विकर्ण √3, जैसे यहाँ पे वर्ग में क्या पढ़ा था, √2a पढ़ा था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3a। घन की एक भुजा विकर्ण बट्टे √3, विकर्ण बट्टे √3। अच्छा, घन का आपसे ना क्षेत्रफल नहीं पूछेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा, क्योंकि घन का क्षेत्रफल भी जो है ना भुजा स्क्वायर ही होगा, भुजा स्क्वायर, क्योंकि नीचे में तो लंबाई गुने चौड़ाई कवर कर रहा है, लेकिन जब वक्र पृष्ठ पूछ देना तब ऐसे अगर हम मान ने घन बनाया इस प्रकार से, तो कितना इसका पृष्ठ आए, एक पृष्ठ यहाँ पे है, एक पृष्ठ इस साइड है, एक पृष्ठ यहाँ पे, 4 ये हो गया, एक ये वाला हुआ 5 और एक पीछे हुआ 6, टोटल 6 पृष्ठ है इसमें। तो 6 गुने और जो इसका क्षेत्रफल है, एक का क्षेत्रफल क्या है भुजा स्क्वायर, तो 6a², ऐसा हो जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक ना, ऐसे ही बनता है। और यहाँ पे देखो दिया गया ना, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर, क्योंकि सबको ये काउंट कर लिया है और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो x² से मल्टीप्लाई करोगे, और आयतन में क्या होगा तो x³, मतलब 4 गुना अगर हम सब क्षेत्रफल को, मतलब सब जो साइड है ना उसको बढ़ा दिए, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 16 गुना, और आयतन क्या हो जाएगा 4⁵ यानी 64 गुना। अब देखो बेलन, यहाँ से आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ढेर सारा फार्मूला दिख रहा है ना, और हम यहाँ पे बात करेंगे मुश्किल से 1 से 2 फार्मूले की, जिससे आपका पूरा बन जाएगा, ठीक ना। अब देखो ध्यान से देखो, ये है आपका बेलन सिलेंडर, ऊपर में आपको एक वृत्त दिख रहा होगा, ये वृत्त है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है πr², क्लियर। अगर आपको नीचे का भी पूछ दे तो नीचे में भी क्या है, एक πr², क्लियर। और ये जो है, ये साइड वाला कवर वाला पार्ट, ये आपको एक आयत के फॉर्म में होगा, अगर उसको हम सीधा कर दे तो इसका हाइट, इसका हाइट और इसका हाइट, ये तो एक सर्किल के फॉर्म में है, अगर इसको हम सीधा करें तो ये 2πr होगा ना, 2πr, और ये लंबाई से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे देखो ये एक ये है, ठीक है ना, इसको अगर हम फोल्ड करेंगे तो ऐसा हम बना सकते हैं ना इसको, इस टाइप से। तो ये वाला पार्ट जो है यही हुआ ना, सर्कल में इसका लंबाई कैसे निकालेंगे हम 2πr करके, और फिर अगर उसमें हम इससे मल्टीप्लाई कर दें h से, तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकल गया। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब समझो क्वेश्चन देखो, बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन मतलब इसके अंदर कितना हवा भरा जाएगा, तो πr² नीचे वाला क्षेत्रफल है और इसमें h मल्टीप्लाई कर दिए तो ये पूरा एरिया हो गया, ठीक, πr²h। ये फॉर्मूला अगर नहीं समझ में आया तो इसको याद कर लो, ओके, कोई डाउट नहीं, 1-2 याद करना पड़ेगा। अब है बेलन का वक्रतल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ मैंने क्या कहा 2πrh, यहाँ पहले लिख लिया है कि इसको हमने h से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरा निकल गया इसका वक्र पृष्ठ।
अब अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछते हैं, संपूर्ण पृष्ठ, तो इसमें क्या करेंगे हम, संपूर्ण मतलब ऊपर वाले, नीचे वाले और बीच वाले सबको इसमें जोड़ना है। तो इसमें हम 2π/s तो जोड़ेंगे ही, 2π/s तो जोड़ेंगे ही, और क्या है, दोनों साइड नीचे में क्या है, क्षेत्रफल है वृत्त का, तो πr² प्लस πr² कितना हो जाएगा, 2πr², तो 2πr² जोड़ दो। ओके, तो 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, 2πr अब कॉमन ले लिया गया है, तो क्या हो गया, h+r, यही है 2πr इंटू h+r, यही है। दोनों सतह का पूछे तो 2πr², दोनों को जोड़ देंगे तो 2πr²। खोखले पृष्ठ का पूछे तो r² माइनस करना है, और अगर खोखले बेलन का पृष्ठ तनाव पूछे तो उसको दोनों को प्लस कर देना है। ये सब कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। ये आप अलग अलग करके भी निकाल सकते हो, जैसे रहेगा कि एक त्रिज्या 10 दे देगा, दूसरा त्रिज्या 8 दे देगा, तो एक बार 10 का निकाल लेना, एक बार 8 का निकाल लेना, माइनस कर दोगे आपका निकल जाएगा। और कोई अगर ये कहता है ना एग्जाम में कि आप सुपर फास्ट ट्रिक से बनाओ, तो आपको वो पूरी तरह से बेवकूफ़ बना रहा है, रियली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एग्जाम दिया हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ, कभी कभी मैं NTPC का सेट देता हूँ, तो जो सिंपल ट्रिक से बताते हैं ना, जानता हूँ ऐसे बच्चे को, वो लोग एग्जैक्ट टाइम पे बना पाते हैं, 10 मिनट पहले बना लेते हैं, और मैं टेस्ट बनाता हूँ मेरे से 45 मिनट पहले मैं अटैम्प्ट कर देता हूँ, इसी तरीके से मैं बनाता हूँ। तो आप कितना मेहनत करते हैं ना, आप किसी भी फार्मूला में ट्रिक निकाल सकते हो, लेकिन आप उससे मेहनत करते हो तब। ओके, वैसे सोचोगे कि 10 फार्मूला याद कर लिए, आप ट्रिक पे धुरंधर बन गए, आप बना दोगे, ऐसा नहीं हो पाएगा मेरे भाई। आप वीडियो देखोगे, अगले पल तक 2 दिन तक आप कर पाओगे, उसमें भी आंसर नहीं मिलेगा, दिक्कत होता है, क्योंकि रियल लाइफ मैं भी गुजर रहा हूँ ना, तो बता रहा हूँ। बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग करो, आपका ट्रिक ऑटोमेटिक आप दूसरे को बताना शुरू कर दोगे। आगे बेलन की त्रिज्या को अगर हम x गुना कर दें तो आयतन x² हो जाएगा और क्षेत्रफल x गुणित ही रहेगा। वही है सब कुछ, इसमें x² अगर xy कर देगा तो xy हो जाएगा, ये सब आसान है। शंकु देखो, शंकु में भी वही चीज़ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ क्या होता है कि अगर हम इसको मान लो और पूरा बनाए, इसको 1 मिनट, ये हमने पूरा बना दिया, तो ये जो आपका ये है ना पार्ट शंकु वाला, ये और ये दोनों को जोड़ दोगे ना तो पूरा बेलन बन जाएगा। मतलब ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं बेलन का आधा है। चलो ये नहीं समझो, इसमें से 1-2 फॉर्मूला याद कर लोगे, सब कुछ समझ जाओगे। देखो, शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो क्या होगा, नीचे में क्या है, नीचे में 2πr हम लोग लिखते हैं ना, 2πr, इसका 2πr, लेकिन ऊपर में तो है नहीं, इसीलिए इसका हम आधा कर देते हैं, आधा है ना, और इसमें l से मल्टीप्लाई करके, l इसका हाइट है, 2 कट जाएगा, l है सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, πr/l हो जाएगा। ये क्लियर। शंकु के पृष्ठों का क्षेत्रफल पूछे तो नीचे में क्या है, πr², इसका एरिया निकालेंगे, और ऊपर में ये वाला क्या है, πr/l है, प्लस πr/l, πr कॉमन ले लेंगे, r + l, ये हो गया। देखो कैसे निकल रहा है। आयतन आपको याद करना पड़ेगा, 1/3 πr²h, ये याद कर लो, ठीक ना। सबको समझो नहीं, तब दिक्कत होता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई के लिए ये समकोण त्रिभुज की तरह ही काम करता है, ऐसे ही काम करता है। तो तिर्यक ऊंचाई ये हुआ, यानी कर्ण बराबर क्या होता है वो निकाल सकते हो ऊंचाई, और ये सेम समकोण त्रिभुज की तरह काम करता है। देखो शंकु खत्म हो गया, इसमें आपको एक मैंने फॉर्मूला का ये याद करने के लिए 3रा नंबर, और चलो पहला याद कर लो, नहीं तो काम निकल जाएगा। शंकु का त्रिज्या x गुना करेंगे तो आयतन x² हो जाएगा, ऊंचाई x गुना करेंगे तो आयतन x गुना होगा, और अगर x और y अलग अलग होगा तो x² और y होगा, क्योंकि त्रिज्या 2 बार यूज होता है ना, और हाइट 1 बार यूज होता है, इसीलिए। अब है समलंब, इस सब में कैसा चतुर्भुज है उसमें कंफ्यूजन होता है। अब यह ट्रोपिज्म, ठीक ना, तो इसका पहले फॉर्मूला ये देखो, इसका अगर आपसे पूछ दे कोई क्षेत्रफल, ठीक ना, तो इसमें क्या होता है, ये 2 समांतर भुजा जो है ना, ये नीचे वाला, दोनों समांतर भुजा को जोड़ दो, इसको और नीचे वाले को जोड़ दो, और गुन्ने ये हाइट, मतलब 1/2 गुन्ने समांतर भुजा क्या सब है इसमें, AB + DC गुन्ने ये लंब जो है ऊंचाई दोनों का, AE। ओके, चाहो तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, ये एक ट्रायंगल बना लो समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज बना लो, और ये हो जाएगा वर्ग, ठीक ना। ऐसे अलग अलग ही बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब समांतर अगर रहेगा तब डायरेक्ट आधार गुने ऊंचाई, L गुने B या L गुने H। समांतर चतुर्भुज की परिमिति सबको जोड़ दो चारों का। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्ण का, जैसे ये और ये विकर्ण है ना, दोनों का गुणनफल होता है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। सम चतुर्भुज की परिमिति 4 गुने भुजा, परिमिति हमें सबको जोड़ देना ही होता है। क्षेत्रफल में 1/2 गुने एक विकर्ण गुने उसके समूह का अगर आप जोड़ दोगे ना तब भी निकल जाएगा, लेकिन एक दोनों विकर्ण को गुणनफल कर दो तब भी आपका आंसर निकल जाएगा।
अब ये सब जो है ना भुजा बराबर विकर्ण के फॉर्म में, तो आप उसको डायरेक्ट ऐसे आसानी से ही निकाल सकते हो, जैसे कि इस फोटो में ही देखो। चलो यहाँ को विकर्ण दिया गया और बीच से काटा गया। अगर यह मान लो आप कितना सेंटीमीटर हो गया, 24 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये अगर आपको टोटल 10 है तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको निकालने के लिए आसान है, कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है तो क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो आप उस फार्मूला पे निकालो ना, इस फार्मूला पे निकाल के कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके, अब आगे वही है कि एक्स गुना करेंगे तो क्या सब हो जाएगा, सब में सेम ही चीज़ है। अब है बहुभुज यानी पॉलीगॉन। इसका क्षेत्रफल याद कर लो, 6 गुने, देखो इसमें क्या होता है, ऐसे है, ये समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब इसमें 6 दिया गया तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। अब है खस्ट की 6 गुने भुजा कर दो, ये सब आसान है, ये फॉर्मूला याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर n भुजा का कोई बहुभुज है, ठीक ना, तो उसके अंतः कोणों का योग क्या होगा, n इंटू n माइनस 2 गुने 90, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब प्रश्न में अगर आप ट्रिक याद नहीं है ना तो दिक्कत हो जाएगा। देखो बना सकते हो, लेकिन जैसे कैसे बना सकते हो मैं बताता हूँ। अगर मान लो आपको एंगल दे दिया गया, n निकालना है, तो एक बिंदु का जो होता है ना वो होता है कितना, 360 डिग्री। अब यहाँ पे 5 भुजा है मान लो, तो 360 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड देंगे, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 और 5, 7 5 होगा ना, नहीं 72 हुआ, ठीक। तो ये एंगल जो हुआ ये हुआ 72, क्लियर। अब ये साइड और ये साइड समान ही होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग समान ही होता है, मतलब 180 होता है। तो 180 में से आप 72 माइनस करोगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, ये बच गया 0 और ये बच गया 1, 108। 108 को 2 से डिवाइड करो, 54, मतलब ये वाला एंगल 54, ये वाला एंगल 54, और अगर ये टोटल ये पूछे तो 108। सारा एंगल आप निकाल सकते हो, समझे। लेकिन फार्मूला अगर याद रहेगा ना तो आपको इसमें अंदर नहीं घुसना पड़ेगा। फिर है बहुभुज का क्षेत्रफल, तो n इंटू एक त्रिभुज का क्षेत्रफल गुने n जितना त्रिभुज है उसको मल्टीप्लाई कर दो। परिमिति के लिए n गुने भुजा ही है, और ये सब कुछ खास यहाँ वाला 360 बटे जो थीटा किए थे ना वही चीज़ है कि जितना लाइन दिया गया है ना उसको 360 से डिवाइड दे दो, आपका आंसर निकल जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ दे सम बहुभुज का प्रत्येक कोण, तब आपको निकालना है n-2 बट्टे n गुने 100। इसमें आपको दिया रहेगा क्या चीज़, एंगल का वैल्यू दिया रहेगा, वो आपको कोण निकालना पड़ेगा। ये आप फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इसमें ट्रिक बहुत मुश्किल से काम करेगा, कभी कभी गलत हो जाएगा अगर आप सिंपल लॉजिक से बनाओगे तो। n-1 बाय n गुने 180, n-2 फॉर्मूला याद करो, n-2 बाय n गुने 180, क्योंकि ये 9th क्लास का जो ICSE बोर्ड है ना उसमें मैं पढ़ाया हूँ बच्चे को, तो अगर वैसे बनाओगे ना तो दिक्कत हो जाता है, इसलिए फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। अब यहाँ वृत्त और अर्धवृत्त है, तो कुछ कुछ समझो। जैसे ये तो हो गया वृत्त, इसका ये हो गया केंद्र, ये इसका हो गया त्रिज्या, ये पूरा हो गया व्यास, ओके। और ये जो छोटा सा ऐसा लाइन होता है ये आपका क्या हो जाता है, जीवा। ये जो छोटा सा लाइन है ये है जीवा, ओके। अब देखते हैं क्या सब दिया गया है इसमें। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² याद होना चाहिए, परिधि 2πr, ये सब याद होना, वृत्त का सब कुछ याद रहेगा, तभी आप शंकु बेलन इसमें आप आसानी से टिक कर पाओगे। व्यास त्रिज्या को दोगुना कर देते हैं, त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, व्यास का आधा होता है। अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी, हाँ ये थोड़ा काफ़ी अच्छा है, इसको थोड़ा समझो। ये हमने पूरा कर दिया, इसका होता है 2πr, लेकिन अर्धवृत्त कुछ इस शेप का होता है। परिमिति, तो परिमिति में मैंने कहा है कि सब कुछ जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे इसमें व्यास भी है, ठीक ना, मतलब 2r तो ऐड होगा ही, और ये जो है ना इसका आधा हो जाएगा, मतलब पाई r ये हो जाएगा। अब r कॉमन ले लो, 2 + पाई लिख सकते हो अपना, तो ये क्या हो जाएगा पाई + 2 × r। ये अर्धवृत्त की परिमिति, कंफ्यूज नहीं करना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वृत्त वाले का निकाला और 2 से डिवाइड दे दिया, ऐसा नहीं करना है। क्षेत्रफल कर सकते हो आप, डायरेक्ट 1/2 करके पाई r² कर दो, निकल जाएगा। बलय आ गया, बलय का क्षेत्रफल तो पाई × r + r × r - r, यानी r² - r² जो होता है। वृत्त का क्षेत्रफल, √वृत्त का क्षेत्रफल, इस पर हम ध्यान नहीं देते कभी भी, क्योंकि आप एक चीज़ निकाल लो तो आपको दूसरा निकल जाता है, तो सब फार्मूला याद नहीं करो। अब है त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का एक क्षेत्रफल याद रखो, इसे पाई r² θ/360। वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर पूछ दे, वृत्तखंड मतलब ये वाला, इसका क्या हो जाएगा पाई r θ 360 माइनस 1/2 sin θ r² के साथ, ये बहुत पूछा जाता है। वृत्तखंड की परिमिति पूछ दे, इसका टोटल L + पाई r θ/180, L + पाई r θ/180, ये L जो होता है ये नीचे वाला लाइन का लंबा है, AB का लंबा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1/2 गुने चाप की लंबाई गुने त्रिज्या। चाप की लंबाई के लिए θ/360 गुने 2πr, θ/360 गुने 2πr।
त्रिज्य खंड का परिमाप पूछे तो थीटा बाय 360 हमेशा रहेगा ये थीटा 360। फिर 2πr + 2r, या डायरेक्ट आप एल अगर पता है तो l + 2r भी आप कर सकते हो। अब वृत्त खंड के छायादार भाग का क्षेत्रफल इसके लिए क्या करोगे, पहले पूरा का निकाल लोगे और फिर ये त्रिभुज टाइप का जो उसमें से माइनस कर दोगे, मतलब थीटा बाय 360 r स्क्वायर मतलब r स्क्वायर और फिर 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। छायाधार भाग का परिमाप मतलब सबको जोड़ना है तो थीटा बाय 360 2πr + 2r साइन थीटा बाय 2। अब घनाभ बिल्कुल वैसा ही है, मतलब जो वर्ग और आयत पढ़े थे ना वैसा ही है। घनाभ में आपको याद रखना होगा कि 6 सतह 6 फलक 12 किनारे और 8 शीर्ष होते हैं। आयतन के लिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई ही करना पड़ेगा। घनाभ का लंबाई जो होता है चौड़ाई सब आप आसानी से निकाल लोगे आयतन के साथ। घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है 2 × LB + BH + HL, क्योंकि ये भी 2 होता है, ये भी 2 होता है, ये भी 2 होता है, ठीक ना। घनाभ का विकर्ण के लिए तीनों को करना पड़ेगा, L² + B² + H²। खुले बक्से, खुला बक्सा मतलब एक पृष्ठ इसका गैप है, ठीक ना, तो ऐसे भी करके निकाल सकते हो, उसमें से एक को माइनस कर दोगे तो लंबाई चौड़ाई को बाहर कर दिया और 2 चीज़ को रखने दिया अंदर में। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुने ऊंचाई और लंबाई गुने चौड़ाई, 2 गुने ऊंचाई गुने लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब 4 दीवारों को अगर आप जोड़ोगे ना तो ऐसे निकल जाएगा, इससे फार्मूला बन जाएगा। सबसे अधिकतम लंबाई तो वो √अंडर जो विकर्ण निकाला जाता है ना वही है √अंडर L² + B² + H²। अब बस खास ये कुछ है नहीं, गोला पढ़ लो। गोला का आयतन होता है 4/3 πr3, या फिर d करोगे तो 1/6 लिखना पड़ेगा। गोले की त्रिज्या आयतन के साथ निकालेंगे, डायरेक्ट आप आयतन के साथ त्रिज्या निकाल लो, ऐसे कहीं निकालोगे। आगे आपका दिया गया गोले का व्यास, गोले का व्यास क्षेत्रफल दिया रहेगा, उससे डायरेक्ट आप निकाल लेना, आयतन से निकाल लेना और फिर उसको d को 2 से मतलब r को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो d निकल जाएगा। फिर है गोले के छिलके का आयतन, तो डायरेक्ट एक छिलका जो ऐड होगा ना त्रिज्या में ऐड करके वो कर देना और फिर जो आयतन है उसमें से माइनस कर देना, या डायरेक्ट RQ और RQ को माइनस करोगे और फिर 4/3 π से मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। गोले का संपूर्ण पृष्ठ काफ़ी इंपॉर्टेंट है 4πr², ये सब अधिक पूछता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, ठीक ना। गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4πr², क्योंकि ये सब अगर याद नहीं है ना तो नहीं बन पाएगा, क्लियर। ये सब अगर फार्मूला याद नहीं है तभी आप बना पाओगे। 4πr²। अब है अर्ध गोला, जो सब स्किप कर रहा हूँ वो सब जरूरी नहीं है, जरूरी है भी तो आप उसको बना लोगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ थोड़ा टफ है, 2πr² + πr² करना पड़ता है उसमें, क्योंकि ये सतह भी उसमें ऐड करना पड़ता है। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr3। अब है प्रिज्म। प्रिज्म के लिए जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो आधार का परिमाप गुने ऊंचाई, नीचे वाला परिमाप गुने ऊंचाई। लंब प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो 2 गुने एक सिरे का क्षेत्रफल प्लस पार्श्व पृष्ठ मतलब नीचे वाले का और साइड वाले का। पिरामिड में पिरामिड का पृष्ठ क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार का परिमाप गुने तिरछी ऊंचाई जो होता है L जो होता है वो। लंब पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो पृष्ठ का आधार हो जाएगा और फिर पार्श्व वाले का एक का क्षेत्रफल गुने करना पड़ेगा जितना भी उसका वो है वो। लंब पृष्ठ का आयतन 1/3 गुने आधार गुने क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो टोटल जो भी फार्मूला था वो मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक ना। अब ज्यामिति से का कुछ कुछ लॉजिक होता है तो वो अभी मैं नहीं कंप्लीट किया हूँ, वो आगे कभी कर दूंगा। ड्राफ्ट वाला एक अलग से लाऊंगा। अब मैथ का वीडियो आप लोगों को रेगुलर मिलेगा, कोशिश करेंगे हम। अब बस आप लोग शेयर वेयर करना, ठीक ना। फिर नहीं देखोगे तो फिर काम करने में कब मज़ा आता है, जब आप लोग देखते हो, जैसे अध्ययन केंद्र वाले पे जीके वाले पे लोग देखते हैं तो मज़ा आता है उस पर। तो आप लोग भी देखो, शेयर करो, ऑटोमेटिक आप कितना देखोगे तो आप शेयर करोगे, अधिक लोग देखेंगे। तो करो जो भी करना है करो आप लोग, ठीक ना। अच्छा लगे तो शेयर वेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।